हेलो बच्चों, आइए हम लोग ओम्स लॉ में लास्ट में यह चीज है सो रखे थे बात को कि रेजिस्टेंस है सो किसी कंडक्टर का वह है सो डिपेंड करता किस पर, वह किस पर डिपेंड करता है। तो जिस पर है सो ओम्स लॉ कांस्टेंट रखा गया उसी पर है सो रेजिस्टर किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कहेंगे कि कैसे सर? तो मैंने एक टेबल है सो बताया था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 0.5 वोल्ट किए तो 1 एम्पियर आया, 1 वोल्ट किए तो 2 एम्पियर आया, और 2 वोल्ट किए तो 4 एम्पियर आया। लेकिन रेजिस्टेंस का मान है सो कांस्टेंट आया। इसका मतलब पोटेंशियल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से बोल दिया जाए कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स है सो पोटेंशियल डिफरेंस है सो बढ़ा दिया जाए एंड करंट विल बी पास्ड 4 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द, तो क्या होगा, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नीचे ऑप्शन में दे दिया जाए कि अगर है सो उसमें है सो बोल दिया जाए कि 1 एम्पियर 3 एम्पियर सॉरी 1 ओम 3 ओम 4 ओम कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से और साथ में करंट बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको है सो ध्यान से 1-2 बार वीडियो को बार बार है सो पीछे मूव करके सुन लीजिएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन बोला। उस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में ना। अब फिर आपका सवाल रहेगा तो सर यह डिपेंड किस पर पड़ता है? तो मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला क्या कि जिस पर ओम्स लॉ कांस्टेंट दिया गया। ओम्स लॉ है सो कांस्टेंट है कौन? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और साथ में स्ट्रेन। तो ये 4 चीज पर मैंने बात किया। तो हम लोगों को जो स्टडी अपना रखना है वह लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर है सो देखेंगे। तो हम लोग यहां पर ऐसे करके देखते हैं क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन किस पर? मैंने क्या बोला? ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लंबाई पर, है ना। दूसरा बी नंबर में टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर ना। तीसरा थर्ड मैंने क्या बोला? सी नंबर में मैंने ये बोला नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर कैसा है उस पर। और डी नंबर में क्या? एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का स्ट्रेन कैसा है, मतलब विकृति कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर ऐसे बात कर लेते हैं। आप लोगों का जो सिलेबस कटा हुआ है उसमें इन तीनों पर है सो काट दिया गया है, नहीं है सो पढ़ना है। फिर भी अगर किन्हीं बच्चे को ऐसो जानने की आवश्यकता हो कि ऐसा फिर कैसे आगे की पढ़ाई होगी या आगे हम लोग ऐसो सीखेंगे कैसे, तो आकर के अकेले में है सो पूछा जा सकता है ना। हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब अपने से सोचिए कि अगर किसी तार की लंबाई, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है। अब ठीक उसी प्रकार से यहां पर एक कंडक्टर का जो है, यह कंडक्टर ऐसे इस प्रकार से ऐसे बढ़ा, तो इसका लंबाई कितना होगा? साथ में टेम्परेचर के साथ यहां पर ई 5वां नंबर भी होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर 5 चीज पर। ठीक है, मैंने क्या बताया? 4 बोला, यहाँ 5, चूंकि यहाँ पर जब ऐसे बनाए तो ध्यान चला गया। तो यहाँ पर क्या है? ये लंबाई जो देखे ये L1 है और यह L2 है। अगर आपको बोल दिया जाए कि यहां से यहां चलिए तो तुरंत चलिए,
जितना देर में चलेंगे यहां से यहां चलने में उसमें अधिक समय लगेगा। इसका मतलब क्या कि आपको जितना समय यहां चलने में लग रहा था, यहां लंबाई बढ़ने पर ज्यादा समय लगा, यानी कि ज्यादा वर्क करना पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो वो ज्यादा थकेगा, अवरोध उसमें क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब लंबाई छोटा रहने पर रेजिस्टेंस कम होता है, लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस अधिक होगा। कैसे, इसको अगर इसको हम लोग इस प्रकार से है सो समझे कि अगर हम लोग यहां से 10 मीटर है सो मान लेते हैं यहां से 10 आदमी को पास करना, 10 आदमी यहां से भेजना, तो 10 आदमी को अगर यहां से भेजे या 10 इलेक्ट्रॉन को भेजे, अगर भेजना है तो 10 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। वही 10 इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां से यहां भेजना चाहें तो यहां से यहां जाने में 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करना होगा। तो ज्यादा दूरी तय करना होगा यानी कि वह सो ज्यादा उसका वर्क करना पड़ा, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो वह क्या होगा, ज्यादा थकेगा। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें अवरोध ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, लेंथ का। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ उसी प्रकार से अगर हम ऐसे कह दें कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस प्रकार से एक कंडक्टर था, है ना, इसमें 10 आदमी को, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को भेजना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए यहां पर से जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो और यही जगह को अगर हम इस प्रकार से बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, तो अगर गौर से देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर भेजना है, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो क्या होगा, इसमें आसानी से जाएगा और इसमें क्या होगा, थोड़ा मुश्किल से जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर छोटा है, A1 मान लिया और A2, तो रेजिस्टेंस है सो ज्यादा होगा, इसको ज्यादा कार्य करना मतलब अवरोध मिलेगा जाने के लिए। और अगर यह मुंह बड़ा है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो इसको क्या होगा, रेजिस्टेंस है सो कम होगा। तो फिजिक्स में हम लोगों को रेजिस्टेंस कम है कब, रेजिस्टेंस ज्यादा है कब, जब वह क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहां कम होगा। इसका मतलब यह बड़ा है तो यह कम है, यह छोटा है तो यह ज्यादा है। तो इसका मतलब छोटा है तो ज्यादा है, मतलब उल्टा है। तो फिजिक्स के भाषा में उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। किसी वायर में अगर गौर से देखा जाए तो यह वायर है, तो वायर में यह क्या होता है, यह लंबाई है और यह क्या है, क्रॉस सेक्शनल है ना, आप ये जानते हैं। तो ये L और यह A, तो A क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, L क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से समझ लिए। तो यह है सो इक्वेशन नंबर 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है सो 2 मीटर स्क्वायर से 4 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस है सो क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो उसमें है सो हम लोग है सो न्यूमेरिकल है सो बनाएंगे, तब वहां पर देखेंगे ना। अब यहाँ कंबाइनिंग, अगर हम लोग कंबाइन कर दिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 को, तो रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टेंस लिखते हैं, प्रोपोर्शनल के लिए एक L और यह क्या लिखा जाएगा, 1/A। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K देते हैं, L/A। इस कांस्टेंट K के जगह यहां पर जो है एक नया फिजिकल क्वांटिटी का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में देते हैं, जिसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। यह बोले क्या, रो, RHO, रो। वेयर, जहां पर क्या है, वेयर रो इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है
नोन एज जाना जाता है, नोन एज, यह भी क्योंकि रेजिस्टेंस के फलस्वरूप निकला है इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और या रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर है सो जब देखे रो बराबर क्या हो जाएगा, या ए यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, हो जाएगा क्या? आर ए। क्या होगा? आर ए बाय ए, यह होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर है सो चर्चा करेंगे। एक नया फॉर्मूला आ गया। रो को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे। रो को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जो है वह रो ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस रो के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग रो का एसआई यूनिट है सो निकाल के है सो रखिएगा। नेक्स्ट मतलब वीडियो में मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या निकाला था। रेजिस्टेंस का ओम रख दीजिएगा और एरिया का है सो मीटर स्क्वायर और एल का मीटर। उसके बाद कैलकुलेट करके उसको है सो यूनिट बनाइएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोगों का होमवर्क रह गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V पोटेंशियल, I करेंट, R रेजिस्टेंस और रो रेजिस्टिविटी, इन चारों का एसआई यूनिट भी निकालिएगा साथ में। ठीक है, तब मैं इस रो के विषय में इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।